हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है द मौर्यन एम्पायर, मौर्य वंश। और मौर्य वंश में अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट जिसका नाम है आपका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। भाई, मौर्य साम्राज्य कैसे चलता था, इकोनॉमी क्या थी और क्या कारण थे जो मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ भारत में। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य साम्राज्य चलता कैसे था? देखिए, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें क्या होता था? पहली चीज, किंग वॉज king was हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राजा जो हुआ करता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था। एंड वॉज सपोर्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उसको सपोर्ट करते थे केंद्रीय मंत्री परिषद। समझ गए आप? हाँ जी। जैसे हमारे यहाँ अभी पीएम होते हैं, उनके आसपास सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो किंग वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मौर्यन साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो भैया बिल्कुल साफ शब्दों में बताया गया कि पाटलिपुत्रा में है। भैया देखो, जैसे कहते हैं ना कि भारत के सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, तो मौर्यन एम्पायर के सारे फैसले जो हैं वो दिल्ली से नहीं, पाटलिपुत्र पटना से हुआ करते थे। अब अधिकारी लोग होते थे, तो सबसे पहले अधिकारी होते थे तिरहत्स। तिरहत्स नाम के अधिकारी होते थे। तिरहत सबसे पहले अधिकारी होते थे। तिरहत नहीं, सॉरी, तीर्थास। मैंने उल्टा लिख दिया, तीर्थास, सॉरी। पहले अधिकारी होते थे तीर्थास। ये क्या होते थे? लिखिए, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स। हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स मतलब समझ रहे हैं सारे, ये बिल्कुल सिविल सर्वेंट्स, वहां के टॉप हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स को तीर्थास कहा जाता था। ठीक है, हाँ जी। और जो टोटल तीर्थास हुआ करते थे, टोटल 18 तीर्थास, टोटल 18 तीर्थास हुआ करते थे। जैसे आप कह सकते हैं ना, डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरी होते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल पे होते हैं ना, हाँ बस वैसे ही। तो यहां पर भी 18 तीर्थास हुआ करते थे, मतलब सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर्स। ठीक है, हाँ जी। दूसरे लेवल के अधिकारी जो होते थे उन्हें कहा जाता था महामट्टास। महामट्टास, दूसरे लेवल के अधिकारियों को नाम दिया गया महामट्टा। हम्म हम्म ये बेसिकली क्या थे? हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर नहीं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे। और ये बेसिकली क्या करते थे? ये एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द किंग, ये जो थे एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द किंग, जो राजा होता था उसकी एडवाइजरी काउंसिल में बैठा करते थे। महामट्टा जो होते थे ये एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द किंग। हम्म नेक्स्ट आते थे अमात्यास। अमात्यास
इनका काम क्या था? ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ड्यूटीज देखते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ड्यूटी। भाई उस जमाने में कोई कोर्ट्स वगैरह नहीं होती थी ना, हाँ, तो जुडिशियल ड्यूटीज ये लोग देखते थे, अमत्यास। हम्म। उसके बाद आते हैं अध्यक्षास। अध्यक्षास अध्यक्षास क्या होते हैं? ये बेसिकली सबॉर्डिनेट होते थे तीर्थंस के, और इनका काम था इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ड्यूटी। इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ड्यूटी, ये बेसिकली इकोनॉमिक और मिलिट्री ड्यूटी देखा करते थे। जो ये टोटल नंबर होते थे इनके, ठीक है, अध्यक्षास, टोटल 20, हाँ जी, 20 अध्यक्षास होते थे। नेक्स्ट, सामर्थास। सामर्थास ये कौन थे? ये आपके चीफ ट्रेजरर थे। ये आपके चीफ ट्रेजरर हुआ करते थे। हम्म। राजुका। राजुका ये जो होता था आपका हेड ऑफ विलेज, ये जो गांव के प्रधान होते थे, उन्हें राजुका कहा जाता था। हम्म। यहां पर एक बहुत यूनिक चीज हुई थी मौर्यन एम्पायर में। जो शूद्राज होते थे, पहले हमारे देश में वर्नाकुलर सिस्टम था, वर्ण बने थे, मतलब अगर आपका जन्म शूद्रों में हुआ है तो आप कुछ और नहीं कर सकते, आपको वही करना पड़ेगा जो शूद्र करते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि आप शूद्र हैं चाहे कुछ भी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पहली बार वर्ण सिस्टम टूटा था, और शूद्र जो थे उन्हें एग्रीकल्चर करने की आजादी दी गई थी। तो शूद्र जो थे वो अब कृषि भी कर सकते थे, ये देखिए सबसे बड़ी खासियत थी। अभी तक शूद्र जो होते थे वो नहीं कर सकते थे। पहले आपका प्रोफेशन आप किस घर में पैदा हुए हैं उससे डिपेंड करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता था। हम्म। ठीक है, तो ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लिख लीजिए इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी। एग्रेरियन इकोनॉमी इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर जो थी वो बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर जो थी, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी थी। ठीक है। स्टेट ओन्ड, स्टेट ओन्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। जो सरकार होती थी उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, और एंकरेज, इरिगेशन को वो एंकरेज करते थे कि भैया और इरिगेशन करो, एंड एंकरेज इरिगेशन। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत भयंकर होता था। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भैया बहुत अच्छा रेगुलेशन था। सबसे पहले एक रॉयल हाईवे हुआ करती थी, एक रॉयल हाईवे हुआ करता था। रॉयल हाईवे हुआ करता था बहुत शानदार, पाटलिपुत्रा से लेके तक्षशिला के बीच में। पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला के बीच में। तक्षशिला कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में है। तो पाटलिपुत्रा से लेकर तक्षशिला तक एक रॉयल हाईवे हुआ करता था। कहते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ करता था, जहां पे हमारे चाणक्य बाबू पढ़ाया भी करते थे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का कोई जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं है इस समय, इसीलिए नालंदा को माना जाता है। लेकिन कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हम्म। इसके अलावा भाई साहब एक पोर्ट सिटी थी, हाँ जी, मौर्यन एम्पायर की, जिसका नाम था ताम्रालिप्ति। ताम्रालिप्ति नाम की पोर्ट सिटी थी, जहां से भारी मात्रा में भाई साहब व्यापार होता था। पोर्ट सिटी थी ताम्रालिप्ति। ये आज के समय में देखेंगे पश्चिम बंगाल में मिलेगी आपको। हाँ जी। उसके अलावा बहुत शानदार तरीके से जो है भाई साहब इंडस्ट्रीज होती थी, जैसे टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी, मेटलर्जी हो गया, माइनिंग हो गया, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ये सब बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। जो आर्टिशंस होते थे डिवाइडेड इनटू गिल्ड्स, उनको गिल्ड्स में बांटा जाता था, ग्रुप्स में, उन्हें गिल्ड्स में बांट दिया जाता था, GUILDS, गिल्ड्स, ग्रुप में बांटा जाता था, मतलब श्रेणी में, इन्हें श्रेणीज कहा गया। तो आर्टिशंस जो होते थे उन्हें गिल्ड्स में बांटा गया था, ग्रुप्स में, जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं, श्रेणीज, हाँ जी, अलग अलग श्रेणी के लोगों को अलग अलग ग्रुप में। अब सरकार जो है भैया टैक्स भी वसूलती थी। हम्म। सरकार किसान से टैक्स वसूलती थी, और टैक्स का नाम था भागा टैक्स। 1/6 ऑफ टोटल प्रोड्यूस, टोटल प्रोड्यूस का 1/6 किसान को देना पड़ता था, टोटल प्रोड्यूस का। मतलब अगर 600 किलो आपका धान हुई, तो 60 किलो सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, हाँ जी। उसके अलावा एक और टैक्स होता था हिरनिया। ये टैक्स जो है पेड इन कैश, ये कैश में दिया जाता था, ये प्रोड्यूस में नहीं दिया जाता था। अब भाई साहब सिक्के वगैरह भी आ गए थे, पंच्ड कॉइन आ गए थे। जी हाँ, जैसे कि सिल्वर का कॉइन और कॉपर के कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स आ गए थे। सिल्वर कॉइन जिन्हें पाणा कहा जाता है, और कॉपर कॉइन जिन्हें मासिका कहते थे। सिल्वर कॉइन पाना, और कॉपर कॉइन जिन्हें हम मसिका के नाम से पुकारते थे। ठीक है, हाँ जी। खूब शानदार भाई साहब, कहते ना खूब भालो। लेकिन क्या कारण था कि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गई? कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, इतना महान होने के बाद भी क्यों डिक्लाइन हो गए? देखो भैया, एक तो सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी कि अशोका की पॉलिसी जो थी ना, वो एंटी हिंदू थी। अशोका की पॉलिसी जो थी वो एंटी हिंदू थी, प्रो बुद्धिस्ट थी, और हिंदू धर्म के खिलाफ थी, प्रो बुद्धिस्ट थी, बुद्धिस्ट के सपोर्ट में थी। दूसरी चीज, अशोका की नॉन वायलेंट पॉलिसी। लोगों को मालूम था कि हमला भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तलवार तो उठाने से रहा। हम्म। हाई एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी, आर्मी पर बहुत खर्चा होने लगा। एक्सेसिव पावर टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ज्यादा पावर दे दी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, निग्लेक्ट द
नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था उसको पूरी तरह से निग्लेक्ट करने लगे अशोका। अब होता क्या है कि मौर्यन एम्पायर भाई जब खत्म होती है तो क्या होता है, जब मौर्यन एम्पायर खत्म होती है तो हुआ ये कि ये जो क्षेत्र था, ये भारत का पूरा क्षेत्र खाली हो गया। ये देखिए ये पूरा क्षेत्र खाली हो गया और यहां से विदेशियों को भारत में आने का मौका मिला और वो भारत के अंदर घुसे और एक नए शासन की भारत में इसके बाद शुरुआत हो। सो थैंक यू सो मच क्लास आने के लिए। ये मौर्यन एम्पायर हमारा खत्म हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।